डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 का पार्ट बी यानी कि सोशल साइंस का जो क्वेश्चंस है उनका सलूशन आज का इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, वीडियो को लास्ट तक पूरा अवश्य देखिएगा। और याद रखिएगा, आप में से जिन जिन लोगों ने इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया है उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल है कि पार्ट बी जो है इसमें से कौन सा सब्जेक्ट का आंसर हमें करना चाहिए। हमने जब एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया था उसमें हमने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, हमने उसमें इंग्लिश दे दिया है। अब हमें हिंदी का आंसर अच्छा लगता है, हिंदी करेंगे। तो देखो भाई, मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ, इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो पार्ट बी है यानी कि जो सब्जेक्ट एक स्पेसिफिक होता है उनका आंसर आपको करना है। और पार्ट बी में ये जो सब्जेक्ट कॉम्पिटेंसी है यहाँ 20 MCQs पूछा जाता है। ठीक है, 20 MCQs में से आपको क्या करना होता है, आंसर करना होता है। लेकिन यहाँ बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स है, साइंस है, सोशल साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी है। अब देखो, आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते वक्त ये जो सब्जेक्ट है, ये जो सब्जेक्ट कॉम्पिटेंसी है, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आता है। ये ऑप्शन आप एग्ज़ाम जब एपीआर करेंगे, एग्ज़ाम में बैठ करके आप जब क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आएगा, आप जब क्वेश्चन पेपर इधर उधर उल्टा करके देखेंगे कि सोशल साइंस का क्वेश्चन आपको इजी लग रहा है या फिर इंग्लिश का क्वेश्चन आपको इजी लग रहा है। जिस सब्जेक्ट का क्वेश्चंस आपको इजी लगेगा, आपको महसूस होगा कि मुझे सोशल साइंस का आंसर्स करना है या फिर मुझे हिंदी का आंसर्स करना है, मुझे इंग्लिश का आंसर्स करना है, इंग्लिश में मेरी बहुत मजबूत पकड़ है, तो आप एग्ज़ाम में बैठ करके उसी सब्जेक्ट का आंसर करके आइएगा। यानी कि क्वेश्चंस का जो नंबर है इनको आपको याद रखना है, इनको सही ढंग से करना है। और इस प्रकार जब आप करेंगे, आप एग्ज़ाम हॉल में बैठ करके डिसाइड करेंगे कि मुझे ये वाला जो सब्जेक्ट है, मान लो सोशल साइंस में जो क्वेश्चंस है ये तो बड़ा अच्छा आया है, तो मैं सोशल साइंस का आंसर कर देता हूँ। येस, यू कैन डू दिस डेफिनेटली। आपको यदि ऐसा लगेगा तो आप ऐसा कीजिएगा। और अगर आपको इंग्लिश का क्वेश्चंस ज़्यादा अच्छा लगता है, अगर आपको महसूस होता है कि इंग्लिश में ये जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, ये बहुत ही आसान है, मैं एकदम सही जवाब कर सकता हूँ या सकती हूँ, तब आप इंग्लिश का आंसर कीजिएगा। आई बात समझ में? चलिए, क्वेश्चन नंबर 121 का क्या सही जवाब होगा देख लेते हैं। आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर, हमारे भारतवर्ष का जो संविधान है, संविधान का एक अनुच्छेद है, आर्टिकल 21 है। ये आर्टिकल 21 है क्या प्रोवाइड करता है? ऑप्शन 1, राइट टू इन्फॉर्मेशन। देखो, आर्टिकल 21 है, राइट टू इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड नहीं करता है, ये गलत बात है। ऑप्शन 2, राइट of children to free and compulsory education. Yes, this is the correct answer, क्योंकि हमारे संविधान का जो आर्टिकल 21 है इसमें फ्री एजुकेशन के बारे में कहा गया है। जो 6 ईयर्स से लेकर के 14 ईयर्स तक का बच्चे हैं उनको मुफ्त में शिक्षा देना अनिवार्य है, इस बात को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 122, अलमट्टी डैम इज लोकेटेड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। अलमट्टी डैम निम्न में से कौन सा नदी में पड़ता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, कृष्णा रिवर। ये अलमट्टी जो डैम है, नदी में जो बांध देते हैं ना, बांधते हैं और पानी को रोकते हैं, फिर इस पानी से सिंचाई का काम करते हैं, तो ये कृष्णा नदी में है। और कृष्णा नदी कहाँ में है? कर्नाटका में है। क्वेश्चन नंबर 123, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट माउंटेन्स ऑफ इंडिया। हमारे भारतवर्ष का यंगेस्ट माउंटेन्स कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, हिमालयस। हिमालयस हमारे भारतवर्ष का यंगेस्ट माउंटेन्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, द कैपिटल ऑफ पल्लवस वाज। ये जो पल्लव थे, पल्लव जो राजा थे मौर्य काल में, इन्होंने भी शासन किया है, हमारे देश में राज किया है बहुत एक प्रमुख बड़े इलाके में। तो उनका जो राजधानी, उनका जो कैपिटल वो कहाँ था? उनका कैपिटल था कांचीपुरम में।
कंचीपुरम में उनका कैपिटल था, इसीलिए ऑप्शन 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 125। हर्षचरित वॉज रिटन बाय। हर्षचरित ये जो ग्रंथ है, ये जो किताब है, इस ग्रंथ को किसने लिखा था? ऑप्शन 1 बाणभट्ट, ऑप्शन 2 हर्षवर्धन, ऑप्शन 3 कनिष्क, ऑप्शन 4 रविकीर्ति। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी कि जो हर्षचरित्र जो ग्रंथ है इसे लिखा था बाणभट्ट जी ने। कब लिखा था? इसे 7th सेंचुरी में लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 126। हु गेव द स्लोगन डू और डाई ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल? हमारे भारतवर्ष का जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था उसमें डू और डाई, करेंगे या मरेंगे, ये स्लोगन किसने दिया था? तो ये स्लोगन महात्मा गांधी जी ने दिया था। और कौन सा मूवमेंट में इन्होंने दिया था? जो अगस्त मूवमेंट 1942 के नाम से जाना जाता है, उसी मूवमेंट में इन्होंने ये वाला स्लोगन दिया था, करेंगे या मरेंगे। क्वेश्चन नंबर 127। हु फाउंडेड द आर्य समाज? आर्य समाज का प्रतिष्ठाता कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने आर्य समाज का प्रतिष्ठा किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 128। फिस्कल पॉलिसी इज कनेक्टेड विथ। फिस्कल पॉलिसी किसके साथ जुड़ा हुआ है? ऑप्शन 1 पब्लिक रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि फिस्कल पॉलिसी पब्लिक रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के साथ, खर्च के साथ जुड़ा हुआ है। Question number 129. The Gandhi-Irwin Pact was associated with which of the following movements? गांधी-आर्विन पैक्ट या चुक्ति इसे कहते हैं, ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, किस मूवमेंट के साथ जुड़ा हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो कि गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ था, स्टार्ट हुआ था इन द ईयर 1931 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अब 130। When can the members of parliament raise issues of urgent public importance? Public importance यानी कि जो नागरिक है, देश का जो जनगण है, उनको लेकर के जो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उनको पार्लियामेंट में कब रेज किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। जो इंपॉर्टेंट इश्यूज़ है, जो पब्लिक इंटरेस्ट वाला इश्यूज़ है, उनको लेकर के हमारे जो एमपीज़ है, ये एमपीज़ 0 आवर में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उन मुद्दों पर बात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 131। यहाँ आप हिंदी अनुवाद देख सकते हैं, ठीक है। 131, yes, this is the question. Which is a type of metamorphic rock? निम्न में से कौन सा रॉक मेटामॉर्फिक रॉक का टाइप में पड़ता है? ऑप्शन 1 लाइमस्टोन, ऑप्शन 2 सैंडस्टोन, ऑप्शन 3 मार्बल एंड ऑप्शन डी ग्रेनाइट। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा मार्बल। ये मार्बल जो है ये मेटामॉर्फिक रॉक है। बाकी लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, ग्रेनाइट ये सब सेडिमेंटरी रॉक का उदाहरण है, लेकिन ये जो ग्रेनाइट है, याद रखिएगा, ये इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 132। ग्रीन रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ। जो हरा विप्लव ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था, ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? मिल्क प्रोडक्शन। देखो, मिल्क प्रोडक्शन व्हाइट रिवोल्यूशन के साथ जुड़ा हुआ है। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू ग्रीन रिवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के साथ जुड़ा हुआ है, ये ग्रीन रिवोल्यूशन के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी ग्रीन रिवोल्यूशन के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। ग्रीन रिवोल्यूशन के साथ जुड़ा हुआ है एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन। देयरफॉर ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 133। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976? 1976 में हमारे संविधान का संशोधन जो लाया गया था, 42वां संविधान संशोधन जो लाया गया था, इसमें कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि ऐसा दायित्व, ऐसा कर्तव्य जो कि हर एक भारतीय नागरिक को करना चाहिए, कितने ड्यूटीज़ दिया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडेड
in the 42nd Constitutional Amendment Act, that is 1976। और ये आर्टिकल 51A में लिखा हुआ है। ये आर्टिकल किस में लिखा हुआ है? जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया जो दायित्व पालन करेंगे, ये आर्टिकल 51A में लिखा हुआ है। और कितना फंडामेंटल ड्यूटीज़ हम सभी को निभाना चाहिए, पालन करना चाहिए? 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमें पूर्ण करना चाहिए, पालन करना चाहिए। Question number 134. In which state is Kolar gold mine situated? कोलार गोल्ड माइन कहाँ अवस्थित है? तो कोलार गोल्ड माइन यानी कि स्वर्ण निकालने का जो खनि है उसे गोल्ड माइन कहा जाता है। यह कर्नाटका में अवस्थित है। इट इज सिचुएटेड इन कर्नाटका। और ये हमारे भारतवर्ष का सबसे गहरा, डीपेस्ट और सबसे पुराना गोल्ड माइन है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 135। Which kind of soil is suitable for cultivation of cotton? कॉटन कल्टीवेशन करने के लिए, कॉटन के उत्पादन करने के लिए किस प्रकार की मिट्टी बहुत ही ज़रूरी होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। कॉटन कल्टीवेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। और ब्लैक सॉइल को और एक नाम से जाना जाता है, यानी कि ब्लैक सॉइल को रेगर ऑयल सॉइल नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अब 136। When did the British shift their capital from Calcutta to Delhi? पहले ब्रिटिश जो लोग आए थे हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी का, उनका कैपिटल कलकत्ता हुआ करता था। तो कलकत्ता से कब इन्होंने दिल्ली में अपना जो राजधानी है उसे शिफ्ट किया? इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा इन द ईयर 1911। 1911 में ब्रिटिशर्स ने कलकत्ता से दिल्ली में अपना कैपिटल शिफ्ट किया था। क्वेश्चन नंबर अब 137। Who had constructed ग्रैंड ट्रंक रोड? ग्रैंड ट्रंक रोड एक ऐसा रोड है जो कि हमारे देश से होकर के उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष का बहुत सारी इलाका है उनमें से होकर के बांग्लादेश और अफगानिस्तान तक जाता है। तो ये जो रास्ता है, ये जो रोड है, इसे ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है, जीटी रोड कहा जाता है। ये शेरशाह सूरी ने कंस्ट्रक्ट किया था। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 138। Which is the highest mountain peak in India? हमारे भारतवर्ष में सबसे उच्च श्रृंग कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा कौन सा है हमारे देश में सबसे ऊंचा जो माउंटेन पीक? तो यह है कांचनजंगा। कांचनजंगा इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया। और इसका जो हाइट ये लगभग 8,586 मीटर का है। क्वेश्चन नंबर अब 139। द रेड सी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, लोहित सागर इसे कहा जाता है रेड सी। तो रेड सी किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन 1 रेसिजुअल स्ट्रक्चर, ऑप्शन 2 फॉल्टेड स्ट्रक्चर, ऑप्शन 3 फोल्डेड स्ट्रक्चर एंड ऑप्शन 4 लावा स्ट्रक्चर। एक एक करके इन स्ट्रक्चर्स के बारे में जानेंगे। तो रेसिजुअल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? रेसिजुअल स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है? सॉइल इरोशन से फॉर्म होता है। फॉल्टेड स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट होता है? ये फ्लड के चलते क्रिएट होता है। और फोल्डेड स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट होता है? इट इज़ फॉर्म्ड बाय कंप्रेशन एंड फोर्सेस। और लावा स्ट्रक्चर कैसे बनता है? लावा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है वोल्केनिक लावा के द्वारा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, क्योंकि रेड सी एक फोल्टेड स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 140 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। विच इज़ द करेंसी ऑफ भूटान? भूटान का जो करेंसी है इसे क्या कहा जाता है? जैसे हमारे भारतवर्ष का जो करेंसी है उसे रुपीस कहा जाता है, रुपया कहा जाता है। बांग्लादेश का जो करेंसी है उसे टाका कहा जाता है। और अमेरिका का जो करेंसी है उसे अमेरिकन डॉलर कहा जाता है। इन द सेम वे भूटान का जो करेंसी है उसे नंगल टर्म कहा जाता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 नंगल टर्म। डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में और एक टॉपिक लेकर के डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इसी प्रकार अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।